तो मैं सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करूंगा आप अभी के लिए। ज़्यादा क्या यूज़ करते हो, स्विगी या जोमेटो? नहीं, अब तो स्विगी यूज करता है। क्या बोले तूने? नहीं, अब तो स्विगी यूज करता है। ये देखिए, आपकी जो ये आंसर है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। अलग लैंग्वेज है, अलग अगर मैं सच बोलूं तो पहले मैं करता था जोमेटो यूज, पर एक्विजिशन के बाद अब स्विगी यूज करता हूँ। फर्स्ट यूनिकॉर्न के पहले हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे पहले गेस्ट हैं साहिल जैन। साहिल ने 2012 में एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था डाइन आउट। डाइन आउट बहुत बड़ी सक्सेस निकली। पहली बार उनको टाइम्स इंटरनेट ने एक्वायर किया और दूसरी बार स्विगी ने एक्वायर किया, लगभग $200 मिलियन के लिए। आइए जानते हैं साहिल की डाइन आउट की जर्नी और उनकी कामयाबी के कुछ किस्से। साहिल, फर्स्ट यूनिकॉर्न हिंदी में आप मेरे पहले गेस्ट हो। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग। हाउ यू फीलिंग? वेरी प्राउड। साहिल, आपको लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा डाइन आउट के लिए, हाँ, राइट? और डाइन आउट अब स्विगी का पार्ट है। तो मैं सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करूंगा आप अभी के लिए। ज़्यादा क्या यूज़ करते हो, स्विगी या जोमेटो? नहीं, अब तो स्विगी यूज करता है। ये देखिए, आपकी जो ये आंसर है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। अलग लैंग्वेज है, अलग अगर मैं सच बोलूं तो पहले मैं करता था जोमेटो यूज, पर एक्विजिशन के बाद अब स्विगी यूज करता हूँ। आई थिंक दैट्स वो सही आंसर है वैसे। साहिल, आप अपने बारे में बताओ हमें कि बिफोर द इंटायर एक्विजिशन एंड जब आप पूरे इंडिया वापस आए लंदन से, तो आप अपने स्टार्टअप जर्नी के बारे में कैसे सोच रहे थे? एंड क्या सोचा था ये करने से पहले कि हम तो हम ना 4 दोस्त हैं जो 5 साल की एज से एक दूसरे को जानते हैं, नर्सरी से एक साथ हम पे ग्रो अप किया था। तो अब मतलब 33 इयर्स हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए, राइट? तो जब हम लोग स्कूल से बाहर निकले थे तब हमने सोचा था कि कभी ना कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं यूएस चला गया, अंकित लंदन में था, विवेक निखिल मर्चेंट नेवी एंड बैंकिंग सर्विसेज में थे। तो अलग अलग एरियाज में थे, तो हमने बट सोचा था कभी ना कभी स्टार्ट करेंगे। तो हम स्कूल से 2002 में पास आउट किए थे। तो उसके मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बाद हमने सोचा कि अभी टाइम करेक्ट है, अभी किसी की शादी नहीं हुई है, अभी करेक्ट टाइम है जब हम टाइम दे सकते हैं बिजनेस को, तो हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अंकित का आइडिया था, उसने मुझे कॉल किया था 2010 में जब मैं सिएटल में था, कि ये कैसा ऐसा आइडिया है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। मैंने 15-20 दिन रिसर्च किया और नवंबर 2010 में कॉल किया था और दिसंबर 2010 में मैं पेपर डाल के डिज़ाइन करके वापस आ गया इंडिया। एंड अंकित को मैंने बोला कि भाई मैं तो वापस आ गया, चालू करना है। एंड वो वहाँ पे लंदन में था और उसका कोई प्लान नहीं था आने का। उसने कहा इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया भाई? तो मैंने कहा बस कर लिया, अब तो यही करना है। मैं वापस जा रहा था, वैसे मेरी बहन की शादी है, अब वापस नहीं आऊँगा, तो पैकअप करके इंडिया ही जा रहा हूँ मैं। आपका माइंडसेट कैसा बना? वो मतलब वहाँ पे तो डॉलर में कमा रहे थे, कंफर्टेबल हो गए होगे, तो उस टाइम पे आप कैसे कन्विंस करते हो अपने आप को कि यार ये रिस्क लेते हैं जाके लाइफ में? खैर उस समय था, मैं यूएस में था और मैं 16, 17, 18 घंटे तक भी काम कर रहा था किसी और के लिए, है ना, और पैसे कमा रहा था। मैंने कहा अगर मैं यही टाइम अपने बिजनेस में लगाता हूँ तो इतना मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इससे ज़्यादा बेटर कुछ कर सकते हैं। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे फादर का भी ड्रीम था, सबने कहा था कि कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, और वो भी चाहते थे मैं करूँ। तो मेरे माइंड में भी शुरू से था कि एक बिजनेस स्टार्ट करना ही है अपना। यहाँ पे मेरे को अपने दोस्त मिल रहे थे, इनके साथ स्टार्ट करने का चांस मिल रहा था एंड आइडिया भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ये तो करना चाहिए ट्राई। एंड इसके बाद कब चांस मिले ना मिले, एंड आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो एक फैमिली में भी एक शादी वादी का मेरे को पता था 1-2 साल में प्रेशर चालू होने वाला है, राइट? तो मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है कि स्टार्ट करते हैं, आगे मुश्किल ना हो जाए स्टार्ट करना। एंड फनी बात यह है कि जैसे ही हमने स्टार्ट किया 2012 में, तभी मेरी उसी टाइम शादी फिक्स हो गई, जस्ट बिफोर द लॉन्च। क्योंकि घर वालों को भी ये था कि पता नहीं स्टार्टअप वार्टअप कर रहे हैं, पहले तो नौकरी थी, तो लड़की ढूंढना आसान है, मतलब गोइंग बाय द होल अरेंज मैरिज रूट। पर फिर मैं स्टार्टअप कर रहा था तो सबने कहा कि जल्दी इसकी शादी करवा दो। मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा सच नहीं है, बट हाँ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसी टाइम
2 महीने साल? पहले, हाँ 2 महीने पहले, लॉन्च के पहले मेरा रोका हो गया था, शादी लॉन्च के 1 महीने बाद हो गई। तो इट वाज कोइंसिडेंटल बट दैट्स हाउ इट हैपेंड, ऐसा हुआ। पर उससे भी प्रेशर नहीं लगा आपको कि एक एडिशनल पर्सन भी आ गया है फैमिली में और आप ये रिस्क भी ले रहे हो बड़ा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इस पोजीशन में था, राइट? तो आपने वाज इट क्योंकि आप यंग थे उस टाइम पे, आपको लगा कि कर लेंगे? माइंडसेट क्या था फिर? नहीं, एक बात ये थी कि एक तो फैमिली की पूरी बैकिंग थी कि उन्होंने कहा कि करना है ट्राई तो अपना पूरा ट्राई करो, वी विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, एंड करना चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने ऐसा इतना सोचा नहीं कि मतलब शादी हो जाएगी तो टफ हो जाएगा, कर नहीं पाऊंगा, टाइम कैसे दूंगा। मैंने सोचा कि अब ये हो रहा है और दिस इज हाउ, मतलब लाइफ ऐसे चल रही है अब, तो वैसे ही चलने देते हैं। मतलब आई लाइक टू गो विद द फ्लो, आई डेंट वांट टू सॉर्ट ऑफ चेंज एनीथिंग। तो मेरे को लगा इसमें भी कर लेंगे फिगर आउट। एंड मजे की बात ये है कि खाली मेरी नहीं, बाकी 2 और लोग की अगले 6 महीने में शादी हो गई। जो हमने जो सोचा था कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और हम वो करें, हमारे साथ एकदम ऑपोजिट हुआ। बट स्टिल आई थिंक ऑल आर वाइफ्स आर वेरी अकोमोडेटिंग टू गिव अस दैट टाइम फॉर द फर्स्ट, मतलब कि पहले 2 साल में टाइम दिया कि हमें इतना टाइम हमने स्पेंड किया स्टार्टअप में, बिकॉज स्टार्टिंग डेज में तो हम ही थे, राइट? मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं था, कुछ नहीं था। हम 4 लोग और 1-2 लोग और हमने 6 महीने बाद आए गए थे, जिनके साथ हमने पूरा स्केल किया। तो 15-20 घंटे जो भी लगते थे हमारे ऑफिस के अंदर ही लगते थे। मतलब ये हो गया 4 कपल्स और आपका बिजनेस, आपका बेबी। बिल्कुल। एंड एडवांटेज मेरा एक था पर्सनल, की जो ऑफिस था वो मेरे घर के अंदर ही, जो गराज था वो मेरे फादर ने कहा था तुम यूज कर सकते हो, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया था डाइन आउट का बिजनेस। तो वो गराज से ही स्टार्टिंग हुई है हमारी। जस्ट अ रेगुलर एप्पल स्टोरी। या नो दी आजकल की जनरेशन का ये बहुत माइंडसेट रहता है ना कि शादी बाद में कर लेंगे, बच्चे बाद में कर लेंगे, हाँ। काम पहले। तो और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अगर आप प्रॉपरली टाइम दो और एक, ऑब्वियसली आपका जो दूसरा पार्टनर है उसको भी समझना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा है जो आपको लगता है आप नहीं समझेगा, तो फिर ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफिकल्ट। बट अगर आपका पार्टनर समझता है कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वो आपका पैशन है, तो आई थिंक वो बैठ जाती है बात एट सम पॉइंट इन टाइम कि कैसे करना है, मतलब हाउ टू मैनेज द टाइम। वही एक मेन बात है कि कितना आप घर पे दे रहे हो, कितना आप बाहर दे रहे हो। ऑब्वियसली इनिशियल टाइम आपका ज़्यादा लगता है बाहर, क्योंकि आप सेटअप कर रहे हो। एक बार चीज़ें थोड़ी सी लाइन पे आ जाती है 3-4 साल बाद, तो फिर आप ईज़ी हो जाता है थोड़ा-सा। राइट, आपको कब लगा अपनी जर्नी में, डाइन आउट की जर्नी में, जब वो फीलिंग आई कि यार अब बिजनेस सेटल्ड है, मतलब वो रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है? ऐसा कोई पॉइंट आया था लाइफ में? कभी भी नहीं ऐसा लगता कि बिज़नेस सेटल्ड है। आपको हमेशा लगता है कि अभी तो और इसको बढ़ा सकते हैं, 10x की अपॉर्च्युनिटी है। तो रिस्क ऑफ फेलियर नहीं कहूँगा मैं, ऐसा नहीं लगता कि रिस्क ऑफ फेलियर है कि कल बंद हो जाएगा, वो नहीं है। पर ये है कि इसको और कितना बड़ा कर सकते हैं, वो एक हमेशा माइंड में रहता है। इवन 2 बार एक्विजिशन होने के बाद भी, टाइम्स के साथ फिर स्विगी के साथ, उसके बाद भी आज भी यही लगता है कि ये तो अभी 10 टाइम्स और हो सकता है। राइट, डाइन आउट की स्टोरी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, राइट? इस वाली कॉन्वर्सेशन में हम एक्चुअली फोकस करेंगे आपकी स्टोरी पोस्ट डाइन आउट, राइट? एंड 2 एक्विजिशन, दोनों में से सबसे ज़्यादा चेंज आपने कहाँ पे फील किया था? वाज इट पहले वाले में या फिर जब दूसरी बार स्विगी के साथ इंटीग्रेट हुए थे? आई थिंक अब स्विगी के साथ जब हमने जब हुआ है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये जो बड़ी कंपनी का कल्चर कैसे होता है जब आप इस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो। ऑब्वियसली जो डिलीवरी का बिजनेस है वो एक अलग ही स्केल पे ऑपरेट करता है, जो एक अलग ही रिगर है उसको मैनेज करना, देखना डे टू डे लेवल पे। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस भी है टू बी ऑनेस्ट, राइट? डिलीवरी के अंदर बहुत मूविंग पार्ट्स है। एक रेस्टोरेंटर है, आपका डिलीवरी राइडर है, आप खुद हो, तो देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स। बट डाइन आउट के बिजनेस में थोड़ा हमारा बिजनेस टेक्निकली इज सिंपलर, वेयर हम है, कस्टमर है और रेस्टोरेंट है। वो डिलीवरी वाला पार्ट नहीं है, राइट? लॉजिस्टिक्स का। तो उनको देख के कि वो कितना माइन्यूटली डे टू डे आर टू आर लेवल पे मैनेज करते हैं, वो भी एक लर्निंग है हमारे लिए कि जब हमें डाइन आउट को स्केल करना है उस लेवल पे, तो क्या क्या चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इन आर कल्चर, इन आर वेज ऑफ वर्किंग, कि हम कैसे वो यूज़ करें अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए। तो वो एक डेफिनेटली एक जंप है जो हम पहले कर रहे थे वर्सेस अब जो हमें करना है। राइट, और साहिल डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज आप भी अपने मायने में एक अच्छा रीजनेबली बड़ा स्टार्टअप हो गए थे, करेक्ट। राइट? बट जब आप स्विगी के लीग में आओ तो आप
कैटेगरी डोमिनेटिंग प्लेस में आ जाते हो, बिल्कुल। राइट, डुओपली प्ले में आ जाते हो जहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं हु आर गोइंग एट इट, एग्जैक्टली। राइट, स्विगी एंड जोमेटो। तो आप बताओगे माइंडसेट कैसा होता है उन कल्चर्स में, एंड अपने आप को कैसे चेंज करना होता है टू ऑपरेट इन दैट नया एनवायरनमेंट? तो हमारे लिए डुओपली के केस में तो इतना नया एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि पहले भी यही चल रहा था। इवन प्री एक्विजिशन हम जोमेटो के साथ ही compete कर रहे थे, राइट। चेंज क्या हो गया कि पहले जोमेटो शायद इतना सीरियसली नहीं लेता था डाइनिंग आउट बिजनेस को, क्योंकि उन्हें लगता था कि ठीक है डाइन आउट है टाइम्स के अंडर, वट एवर, राइट। बट एक्विजिशन के बाद आई थिंक उन्हें भी यही लगा कि अब तो ये बिजनेस स्केल करने के लिए स्विगी ने बाय किया और ये बहुत बड़ा हो सकता है, तो वो भी एक्टिव हो गए उसके बाद। तो अब क्या है कि ऑब्वियसली गुड कंपटीशन होना मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव। तो हमको अब पता है कि वो कुछ चीज़ करेंगे, हम कुछ चीज़ करेंगे, बट हमें तब भी पता है कि हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस में हम इनोवेट करेंगे पहले, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैसे पहले इनोवेट करके फर्स्ट टू मार्केट हो सकते हैं, चाहे वो कोई शहर हो, सिटी हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो। हमें पता है कि जो भी हम करेंगे वो कॉपी हो सकता है, राइट, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो कॉपी आप नहीं कर सकता है, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। पर हमारा इंडेवर यही है कि हम वो चीज़ करें जो इनोवेटिव है, जो मार्केट में चल सकती है, जो किसी और ने की, एंड बाकी लोग जो होंगे वो फॉलोअर्स होंगे। तो हमारा माइंडसेट यही है, पहले भी यही था और अब स्विगी के साथ वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। हमें पुश मिल रहा है कि हाँ यही करना चाहिए और बेटर करना चाहिए, राइट। और जब ऐसे 2 बड़े बेहेमथ हो जाते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी स्क्रूटनी बढ़ जाती है दोनों कंपनीज पे कंपटीशन पर्सपेक्टिव से, कि कहीं ये रिड्यूस तो नहीं कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए कंपटीशन। तो मेरा, एंड आप एंजल इन्वेस्टर भी हो, इस पॉइंट पे अगर कोई इस फूड डिलीवरी स्पेस में स्टार्टअप बनाना चाहता है, आपकी क्या एडवाइस होगी? नहीं बनाना चाहिए। फूड डिलीवरी में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ठीक है, आप अगर 5 साल पहले ये कर रहे होते तो वो सेंस बनती, पर आज की डेट में एक नए फूड डिलीवरी स्टार्टअप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो स्विगी और जोमेटो ऑलरेडी नहीं कर रहे। एंड 95% बिजनेस दोनों कमांड करते हैं, राइट, डिलीवरी का। तो अगर आप देखो डिलीवरी बिजनेस यूएस और यूरोप में जैसे स्टार्ट हुआ और इंडिया में बहुत डिफरेंट है। यूएस और यूरोप में लोग पहले से लोग फूड ऑर्डर करते थे फ़ोन पे, डिलीवरी पे, और काफ़ी अच्छा खासा रेस्टोरेंट को बिजनेस मिलता। तो उनके पास खुद के चैनल्स थे रेस्टोरेंट्स के पास, एंड फिर बाद में डिलीवरी स्टार्टअप्स आई लाइक डोरडैश एक्सेट्रा, तो उन्होंने ऐड ऑन किया। इंडिया में क्या था कि था ही नहीं है, ये एक मार्केट ही स्विगी जोमेटो ने क्रिएट किया है जो एग्जिस्ट नहीं करता। इट वाज अ नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट, सो दे क्रिएटेड अ न्यू मार्केट एंड चैनल फॉर रेस्टोरेंट पार्टनर। तो आज की डेट में अगर एक रेस्टोरेंट का 100 ऑर्डर आते हैं उसमें से 95 ऑर्डर्स स्विगी जोमेटो से आते हैं, तो ही डजंट हैव एनीवेयर एल्स टू गो, विच इज नॉट द केस। जो डाइनिंग आउट में ऐसा नहीं है, डाइनिंग आउट तो सदियों से चलता आ रहा है, तो बहुत चैनल्स है रेस्टोरेंट के पास। तो डाइन आउट एक नया चैनल है जो हम इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर। तो हम मतलब कभी भी 90% ऑफ द मार्केट शेयर नहीं होंगे, 10-15% भी बहुत बड़ा मार्केट है। करेक्ट। पर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज़्यादा कंपटीशन आए, ज़्यादा लोग आए, ताकि अनफेयरनेस कम हो, ठीक है, उसके लिए अब ओएनडीसी आ रहा है। यस। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है ऑन ओएनडीसी? क्या करेगा ये एग्जिस्टिंग मार्केट को? देखो ओएनडीसी आइडिया अच्छा है, बट इट इज वो डिफिकल्ट है बहुत एग्जीक्यूट करना। बहुत लोग यूपीआई और ओएनडीसी को कंपेयर करते हैं, जो बहुत गलत है। यूपीआई पूरा टेक प्ले है, उसमें कोई लॉजिस्टिक्स डिलीवरी कहीं पे कुछ नहीं, आपका सिंपल टेक प्ले है। यहाँ पे लोग के लिए पेमेंट करना आसान हो गया, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर क्या है, ओएनडीसी में हम कह रहे हैं कि 3 प्लेयर हैं, एक आपका ई कॉमर्स प्लेयर है, एक डिलीवरी प्लेयर है और एक कस्टमर है, और ये तीनों डिस्कनेक्टेड तरीके के साथ चल सकते हैं। पर उसके हिसाब से कस्टमर एक्सपीरियंस पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो आज की डेट में स्विगी, जोमेटो या अमेजोन ने कस्टमर को इतना प्रिविलेज बना दिया है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि 30 मिनट में मेरा खाना आ जाए या 20 मिनट में मेरा ग्रोसरी आ जाए। वो ओएनडीसी पे नामुमकिन है करना, राइट। तो कस्टमर वहाँ पे जाएगा ही नहीं जब उसको कोई और ऐसी सर्विस दे रहा है जो बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली है। जो ट्रस्ट एक डेवलप हो गया है मेरे को एक अमेजोन से कि चीज़ सही आएगी, मैं रैंडम कहीं जाके ओएनडीसी से शायद नहीं ऑर्डर करूँगा, तब भी कुछ ऑर्डर होंगे। पर अगर आज 100% है मार्केट, मे बी 4-5% ओएनडीसी पे शिफ्ट होगा, बट उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता वो स्केल होगा। ये आई थिंक कि जहाँ तक कस्टमर की बात है, राइट, कस्टमर तो स्पॉइल्ड है, कोई सवाल ही नहीं है उसके बारे में। दूसरी साइड है
किसी भी डुओपली की या फिर पोटेंशियल मोनोपोली की पोर्टर्स फोर्सेस, राइट, सप्लाई कंस्ट्रेंड हो जाती है। अभी के टाइम पे हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं अलग अलग जगहों में पूरी कंट्री में, वो बाहर आके बोलते हैं कि यार हमें जोमेटो स्विगी बहुत स्क्वीज कर रहा है मार्जिन्स पे, राइट। वो एक साइड इफेक्ट है ऑफ हैविंग फ्यूअर प्लेयर्स। तो फ्रॉम अ मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट, राइट, हाउ डू यू बैलेंस दैट कि आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी लेके जाने हैं, एट द सेम टाइम देर इज दैट एडेड लुक कि दो लोग देख रहे हैं, राइट, सप्लायर देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। क्या वो फीचर करता है डिसीजन मेकिंग में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करता है। और मेरे हिसाब से ओएनडीसी इससे हेल्प हो रही है एक्चुअली। ऑन द फ्लिप साइड क्या हो रहा है कि अब रेस्टोरेंट वाले को भी पता चल रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ठीक है, आज की डेट में वो अगर स्विगी या जोमेटो कुछ भी लेते हैं X%, राइट, उसके अंदर डिलीवरी कॉस्ट सब कुछ बहुत चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती है, आपकी टेक कॉस्ट एक्सेट्रा, जो कोई सोचता नहीं है उसके बारे में। अब जब एक रेस्टोरेंट को खुद डायरेक्ट वो डिलीवरी करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा टेक एक्सेट्रा, जो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जितनी कमीशन वो वहाँ दे रहे थे वो किसी और फॉर्म में कहीं ना कहीं से उनसे जा रही है, राइट। तो अब उन्हें इनफैक्ट एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। जो वो सोच रहे थे कि स्क्वीज कर रहा है रेस्टोरेंट को स्विगी जोमेटो, वो एक्चुअली शायद नहीं कर रहा। मे बी 2-4% का फर्क होगा इधर उधर, पर इतना बड़ा गैप नहीं है जितना लोगों ने सोचा था। तो एट दैट पॉइंट एक्चुअली इन सम वे आई फील, मतलब किसी ने बात नहीं की ना, हमने मैनेजमेंट डिस्कशन में किया है, मेरे को लगता है एट सम लेवल इट विल हेल्प establish the fact कि वो squeeze actually नहीं कर रहे हैं। They're actually delivering a good service to the customer with that kind of technology, right? तो मुझे लगता है वो देखना पड़ेगा अगले 6-8 महीने में कैसे प्ले आउट होता है, पर ऐसा मेरे को लगता है होगा। मुझे तो आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मेरी फैमिली भी F&B में है, और जो बाहर से दिखता है, राइट, कि वो शाइनी कोशेंट ऑफ अ रेस्टोरेंट, जब आप चलाने जाओ फॉर 99% और 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स वो केस नहीं है। बहुत सारी एडेड कॉस्ट होती हैं, ज़्यादा रेस्टोरेंट अपना रेंट नहीं बना पाते हैं। तो जब से ये पूरा जोमेटो स्विगी का वेव आया है पिछले 5-7-10 साल में, तो तभी वो क्लाउड किचन्स का वेव आया था, राइट, एंड वो इतने बड़े भी क्योंकि उनके पास रेंटल कॉस्ट नहीं थी। बट द क्वेश्चन अब जो आ रहा है वो यही है कि इज दिस कॉस्ट जो आ रही है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स, राइट, इसके बाद भी बिजनेस चलाना वायबल है कि नहीं? हाँ, वो अलग क्वेश्चन है कि वो बिजनेस वायबिलिटी आफ्टर दैट इज आपका, आप चला सकते हो उस मार्जिन से, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो कॉस्ट है एक्चुअली डूइंग दैट डिलीवरी वही है, वो नहीं चेंज होगी। आज की डेट में ओएनडीसी से बहुत एग्जांपल्स देखते हैं कि वो डिलीवरी वाला 2 घंटे तक घूमता रहा, वो घर पे नहीं पहुंचा, वो पहुंचा नहीं कलेक्ट करने, ऑर्डर कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट का लॉस है। तो आपके अलग अलग तरीके से कुछ और लॉस हो जाएंगे जो आप रियलाइज नहीं करते जब आप उस स्पेस में घुसते हो, क्योंकि इतनी टफ स्पेस है। तो ये 2 कंपनीज ने क्रैक किया है वो प्रॉब्लम को एट अ वेरी हाई स्केल, राइट। सो आई फील उसको क्रेडिट एट सम पॉइंट मिलेगा जब जब ये सब निकल जाएगा, जब रेस्टोरेंट्स को खुद रियलाइज होगा कि ये कॉस्ट है, राइट। साहिल, टियर 1 और टियर 3 इंडिया ऑलमोस्ट 2 अलग देश हैं, और आई थिंक ये चीज़ जोमेटो स्विगी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा, मे भी शायद हो, राइट। आप लोगों ने वो डिफरेंसेस फेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस और जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं टियर 3 वर्सेस टियर 1? द रीज़न मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आई थिंक 6 महीने पहले की न्यूज़ थी कि जोमेटो शट डाउन बंच ऑफ टियर 3 सिटीज़ जहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। Can you shine a bit of a light on that from a insider's point of view? देखो, डाइन आउट पे तो अभी तक हम टियर 3 पे पहुंचे ही नहीं, हम टियर 1 और टियर 2 पे हैं, बिकॉज वही इतना लार्ज मार्केट है जो भी हमने नहीं कैप्चर किया कि टियर 3 इज डाइनिंग आउट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा स्मॉल मार्केट। ठीक है, वहाँ पे डाइनिंग आउट एज अ बिजनेस अभी इतना सेंस नहीं करता, मे बी 2 साल बाद विल मेक मोर सेंस। तो वहाँ पे एटलीस्ट टियर 1 टियर 2 में मैं आपको बता सकता हूँ कि द डिफरेंसेस जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मेरा पॉइंट है कि हमने 2018-19 में टियर 2 सिटीज चालू की थी, तो हमें गैप दिखता था इन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो लोग ऑर्डर करते हैं ज़्यादा डिस्काउंट हंग्री होते हैं इन सिटीज़ लाइक जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एक्सेट्रा, राइट। बट अब जो हम देखते हैं पोस्ट कोविड, अभी जो मेरा अगर 3,000 रुपये का ऑर्डर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में हो रहा है, उतना ही ऑर्डर जयपुर और चंडीगढ़ में हो रहा है। तो
जो लोग हैं वहाँ पे वो उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंडिंग पावर तो वहाँ पे भी उतनी है, एंड नाउ दे आर ओके टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, और हो रहा है, हमारे को दिख रहा है वो ग्रोथ आ रही है हमको उन सिटीज़ में। उसका एक फैक्टर ये भी है कि पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि हाइब्रिड वर्किंग कल्चर हो गया है, तो आपको ज़रूरी नहीं है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में रहना, तो जो लोग अपने घर पे रह रहे हैं। अब मैं जब बैंगलोर में रहता था, मेरे को ये आदत थी हर सैटरडे को जाके पार्टी करने की, राइट। अब मैं जयपुर भी हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ या जो भी है, वो आदत तो चेंज नहीं हुई, तो मेरे को अभी भी जाना है, सैटरडे को जाना है बाहर। सेम डिलीवरी का भी यही ऑब्जर्व हो रहा है कि जो डेवलपर मेरा बैंगलोर में बैठ के काम कर रहा था, वो रांची में अपने घर पे बैठ के ऑर्डर तो करेगा, उसको आदत है हर दूसरे तीसरे दिन खाना ऑर्डर करने की, तो वो वहाँ पे भी डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ आ रही है आपको। तो दैट इज द ट्रेंड शिफ्ट विच हैज हैपेंड आफ्टर कोविड, क्योंकि लोग अपने अपने सिटीज में आ गए और वहाँ पे भी लोगों ने ऑर्डरिंग और डाइनिंग आउट चालू कर दी है। राइट। उसको आई थिंक ये जो आपने बात करी ना बिहेवियरल शिफ्ट की, मुझे लगता है कि जो जोमेटो और स्विगी ने किया है, एट द सेम टाइम ओला उबर ने किया है, और एटलीस्ट जहाँ पे अब वो लोग थोड़ा सा मार्जिन कमा रहे हैं, राइट। एंड मेरी थिंकिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे लगता है इट इज़ वेल डिजर्व्ड, बिकॉज बिहेवियरल शिफ्ट करना एक पूरी पॉपुलेशन का जो इतनी तरीकों से डिफरेंट है, राइट। जो आपने कहा कि मतलब बंदा चाहे बैंगलोर में बैठा हो, उसके बाद जाके रांची चला जाए, वो फ़ोन निकाल के ही ऑर्डर करेगा। हाँ। अब किसी को अच्छा नहीं लगता कि मैं फ़ोन मिला के किसी से फ़ोन पे बात करूं, राइट। और मेरा भी एटीट्यूड हो गया था यार कि तभी अब आप लोगों ने वो ऑप्शन भी डाला है ना कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डोंट कॉल मी, राइट, ट्राई नॉट टू कॉल, राइट। तो आई थिंक कि ऑल ऑफ दैट मनी, ऑल ऑफ दैट इतने लोगों की मेहनत जो गई है, राइट, दैट इज एक्चुअली इन मेकिंग अ बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल शिफ्ट, बिल्कुल। राइट। एंड दैट इज व्हाट एंड इफ यू अगर आप देखो तो फूड डिलीवरी में एटलीस्ट अभी ग्रोसरी में नहीं हुआ है, दोनों जोमेटो एंड स्विगी ने एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी तो डिक्लेयर कर दी है। तो दोनों बिजनेसेस, अगर मैं फूड डिलीवरी बिजनेस को अगर अलग कर दूं तो इट्स एन एबिटा पॉजिटिव बिजनेस। ऑल बोथ द कंपनीज आर बर्निंग मनी ऑन ग्रोसरीज और लिटिल बिट ऑन डाइनिंग आउट नाउ टुडे एक्सेट्रा, राइट। तो वंस यहाँ पे भी वो मेच्योरिटी आएगी ओवर नेक्स्ट 2-3 years, आई फील as a business, a large entity like Swiggy, if it is EBITDA positive, then it's a massively positive sign, right, for the overall ecosystem, right? तो वो possibility दिख रही है कि हो सकती है अगले 2 साल में। बिल्कुल। साहिल, आप एंजल इन्वेस्टर भी हो, राइट। अब हमने इतनी सारी टियर 1 मार्केट्स की बात करी, राइट। क्वाइट ऑफन वो चीज़ें क्लोजर टू फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डिलीवरी, राइट। बट टियर 2, टियर 3 की तो प्रॉब्लम्स ही अलग होती हैं। तो फ्रॉम एन एंजल पर्सपेक्टिव, क्या आपको लगता है कि ये एटलीस्ट इन एरियाज़ में, राइट, F&B, डिलीवरी, ग्रोसरी, इन सब एरियाज़ में आपको लगता है कि टियर 1 मार्केट्स फ्रॉम अ स्टार्टअप स्टैंड पॉइंट सैचुरेट हो गई है? टियर 1 आई वुड से, बट टियर 2, टियर 3 में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन मेरा पॉइंट है कि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, जब मैं फाउंडर से बात करता हूँ मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स वो टारगेट करनी चाहिए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो इंडिया में आप हेल्थ, एजुकेशन कुछ भी उठा लो, मतलब बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत स्टार्टअप्स फेल भी हुई हैं इस सेक्टर में। पर मुझे लगता है इतनी लार्ज अपॉर्चुनिटीज हैं इन भारत और टियर 2, टियर 3 सिटीज, इवन टियर 1 फॉर दैट मैटर, दैट अगर कोई करेक्ट आइडिया के साथ उसको सॉल्व कर सकता है तो वहाँ पे कोई फाउंडर को टाइम देना चाहिए, नॉट इन अ प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी सॉल्व। मतलब फूड डिलीवरी मेरे को लगता है सॉल्व है टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। उसमें आप क्या इनोवेट करोगे, ठीक है आप थोड़ा बहुत कुछ कर लोगे, पर कोई बहुत मैसिव गेम चेंजर नहीं दिखता। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा एजुकेशन में ऐसा है, इवन मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप्स आई हैं वैल्यूएशन के साथ, बट किसी ने कुछ सॉल्व नहीं किया है मुझे लगता है। हेल्थ में भी किसी ने कुछ सॉल्व नहीं किया है, एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, तो इतने बड़े चैलेंजेस हैं आपके पास, सिक्योरिटी से लेके, ट्रैफिक से लेके, कुछ भी आप पकड़ लो, राइट। आपके पास इतने पोल्यूशन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, इन पे फोकस करना चाहिए विच आर रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर यंग गाइज हु आर कमिंग आउट एंड वांटिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। एंड टियर 2, टियर 3 का देखा, जो हमने पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट्स किया है, कोइंसिडेंटली प्लान नहीं किया था हमने। मैं कहूँगा कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऐसी फाउंडर्स में जो टियर 2, टियर 3 सिटीज से आए हैं, नॉट फ्रॉम टियर 1 सिटीज। और वो वहाँ पे हमें दिखता है कि वो पैशन है लोग को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि आप टियर 1 में, जैसे आपने कहा, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ बहुत लोग आते हैं, जिसमें मेरे को एटलीस्ट पर्सनली इतना इंटरेस्ट नहीं आता।
मुझे आता है इंटरेस्ट इन दीज लार्जर डीपर प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्विंग फॉर अ लार्जर इकोसिस्टम, जिनका टैम ज़्यादा हो, बड़ा मार्केट। राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। इतने सारे इन्वेस्टमेंट इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़, और मैं अपना पोर्टफोलियो सोच रहा था माइंड में, और मैंने भी काफ़ी सारे करे हैं, स्पेशली पिछले साल में, राइट। और मैं सोच रहा था ये क्यों, मुझको लगता है कि एटलीस्ट मेरा ये माइंडसेट था, राइट, कि कैपिटल एफिशिएंट फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना है, राइट। आपको लगता है टियर 2 टियर 3 फाउंडर ऑटोमेटिकली, हाँ बिल्कुल, उन्हें आता ही नहीं कि भाई मैं पैसा जला दूं, राइट, वो फीलिंग ही नहीं है। वो सोच के आते हैं कि कुछ एफिशिएंसी आनी चाहिए। और एंड मेन बात है कि विलिंगनेस टू लर्न। आई थिंक जो एक यंग एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए कि वो सुनने को तैयार है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वालिटी। अगर आप अपनी ईगो में काम कर रहे हो तो कोई कोच नहीं कर सकता आपको। तो जो कोचेबिलिटी फैक्टर है एज एन अर्ली इन्वेस्टर, वो भी मेरे को वहाँ पे ज़्यादा दिखता है, जो सुनने को तैयार है, लर्न करने को तैयार है। नॉट कि भाई मैं तो XYZ से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता ही क्या करना है, मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ टाइप्स, राइट। तो वो भी एक डिफरेंट माइंडसेट दिखता है आपको। वो चीज़ होती है ना कि जितना द एबिलिटी टू अनलर्न, हाँ मतलब वो एक चीज़ होती है जो आप फाउंडर्स में ढूंढते हो, क्योंकि अगर आप एक सेट माइंडसेट से आए हो तो वो आपको हार्म ही करता है, बिकॉज मार्केट तो बड़ी डायनामिक है सर, आपको सीखना है और फिर भूलना है। मतलब आप कोई MBA की केस स्टडी लेके उसके बेसिस पे तो बिजनेस नहीं चला सकते, राइट। तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे बेटर, एंड द अदर थिंग इज कि लर्न एंड पैशन भी दिखता है, बिकॉज रियल स्टोरीज के साथ आते हैं लोग। मतलब कोई हेल्थ में अगर अगर हमने कोई बिजनेस में डाला है, तो वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो उसने लाइफ में फेस किया है, उसके बेसिस पे उसने एक स्टार्टअप चालू किया। तो एक इनसाइड पैशन जो है टू रियली सॉल्व इट, क्योंकि उसने कुछ प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में और उसके बेसिस पे वो सॉल्व करना चाह रहा है। तो वहाँ पे भी और कॉन्फिडेंस आता है कि ये मतलब इट्स नॉट अ जस्ट कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है टाइप्स एटीट्यूड। उसे चलाना ही है 100%, वो माइंडसेट है। आपने देखा है कि जो टियर 2 से फाउंडर्स आते हैं, उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन कंज्यूमर और D2C पे ज़्यादा, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा है कि वो उस तरफ ज़्यादा लीन करते हैं। आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है? ऐसा D2 मेरे को तो बल्कि उल्टा लगता है कि जो D2C वाले ज़्यादा टियर 1 से आते हैं कि भाई हम नया प्रोडक्ट, ये अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे चालू कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। टियर 2 एटलीस्ट मैंने जो देखा है, आपके B2B के बहुत आते हैं, SaaS रिलेटेड, जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, जो उन्हें पता है कि उन्होंने देखा है अपने शहर में कि ये चीज़ ठीक से नहीं चल रही, इससे हर एक सॉफ्टवेयर दिया जा सकता है, चाहे वो SME हो, ज्वेलर हो, कोई भी अलग अलग टाइप के, ऑटो सेक्टर हो सकता है, कोई भी सेक्टर होता है जहाँ पे उन्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी मिसिंग है, पर उन्होंने और जगह देखी है तो वो यहाँ की नहीं अप्लाई हो सकती। तो उस टाइप की चीज़ें आती हैं। हेल्थ और फाइनेंस में बहुत आते हैं, क्योंकि जो आपने कहा जैसे कि हेल्थ के मेन बहुत इश्यूज दिखते हैं टियर 2 टियर 3 में जो अनसॉल्व है, लेंडिंग रिलेटेड, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पैसा मिलना या लोन मिलना उनके पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट था, तो वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको ईजी कर सकते हैं। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखते हैं, मेरे को लगता है टियर 2 टियर 3। बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। पता है हेल्थ के मामले में भी अगर आप देखो ना, तो और आप बात करो किसी टियर 2 टियर 3 फाउंडर से, तो जब वो कंपटीशन लैंडस्केपिंग भी करता है ना, तो वो एकदम अलग होती है, राइट। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, एंड आप मानोगे नहीं कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में डॉक्टर्स का कितना बिजनेस चलता है, हाँ राइट। बिकॉज कोई भी आप सैटेलाइट टाउन पकड़ लो, बरेली, जैसा मैं बरेली से हूँ, राइट, तो वहाँ पे पीलीभीत आसपास के सब लोग आते हैं, राइट, टू दोज डॉक्टर्स। दैट इज अ इंडस्ट्री in itself which can be disrupted in 100 different ways. हाँ, मतलब वो जो उन्होंने देखा है वो मैंने पर्सनली देखा ही नहीं है कि वो होता कैसे, कि कोई पहुंच गया हॉस्पिटल और उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा या उसके पास पैसे नहीं है चीज़ करवाने के। ये वाली प्रॉब्लम्स मेरे लिए मतलब रिलेट भी नहीं कर सकता मैं, पर जो फाउंडर वहाँ पे पला बड़ा है वो रिलेट कर सकता है और वही सॉल्व कर सकता है। Correct. And now the expectation is कि अब वो bottom of the pyramid is going to get better, right? From a मतलब income standpoint. होना ही चाहिए, बिकॉज इसमें एक और भी फैक्टर है जो मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट 10 साल में इतने सारे लोग निकले हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो से, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब सीनियर लेवल पे है पोजीशन। आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, कि वो अब अगर वो लोग स्टार्टअप करते हैं सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर्स, तो दे विल ऑब्वियसली वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उन्हें पता है कैसे करना है। और अगर वो एंजल इन्वेस्टर्स भी बन रहे हैं और इन्वेस्ट करें तो वो गाइड बेटर कर सकते हैं। जब 2012 में हमने स्टार्ट किया था, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था इंडिया में, फेसबुक पे, गूगल पे कैसे होती है मार्केटिंग। मैं US से करके आया था तो आई हैड सम नॉलेज,
मैंने देखा था वहाँ पे किस लेवल पे लोग मार्केटिंग करते हैं, गूगल, फेसबुक वगैरह पे कितना साइंस है, डेटा साइंस उसके अंदर जा रहा है। यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे अगर मैं कोई 2013-14 में कोई फ्लिपकार्ट के डिजिटल मार्केटर से बात करता हूँ, बहुत ही एमेच्योरिश, कुछ पता नहीं है कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। पर अब वही चीज़ 2022-23 में बहुत इवॉल्व हो चुकी है, बहुत ही डेटा ओरिएंटेड, लोग को समझ में आता है कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। अब वो लोग जो है जब वो मार्केट में जाएंगे, या तो कोई स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे या एंजल इन्वेस्टर बनेंगे, तो बेटर कर पाएंगे चीज़ें, तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है साहब। राइट। पर एक और चीज़ है जो हम लोग जब अभी इंग्लिश में कर रहे थे पॉडकास्ट, तो आपने मेरे को बताया था कि एक प्रॉब्लम जो आप लोग को होती थी विथ रेस्टोरेंटर्स, वो ये होती थी कि द नंबर ऑफ पैक्स जो आ रहे थे वो मिस रिपोर्ट करते थे। तो क्वेश्चन आता है ईमानदारी का, राइट, कि मतलब एक मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम कि हम लोग सच नहीं बोलते, और अब वो थोड़ा एग्जैसरबेट भी हो गया है टियर 1 मार्केट्स में भी विद जो सारे स्टार्टअप के प्ले हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। आज के टाइम पे उस चीज़ को नज़र रखते हुए, राइट, फाउंडर्स को कैसे ऑपरेट करना चाहिए और एक नए एंजल इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पे? देखो, फाउंडर्स को कैसे ऑपरेट करना चाहिए कि एक तो बिजनेस मॉडल है, जैसे आपने कहा कि हमने डिस्कवर किया कि रेस्टोरेंट हमें बता ही नहीं रहा कि कितने लोग आए हैं, तो बिजनेस मॉडल ऐसा बनाओ जहाँ पे डिपेंडेंसी ना हो, जिससे आपको पैसा कलेक्ट करना है कि वो कुछ 19-20 कर सके। इट शुड बी वाटर टाइट, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि भाई एक टिन टू द हाँ, वो बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाओ कि वो होना चाहिए, बिकॉज आप जहाँ पे भी लीवे दोगे ना, वहाँ पे वो निचोड़ लेगा आपको सामने वाला। इंडिया में आप कुछ नहीं कर सकते चीज, वो मतलब रियलिटी है, वो रियलिटी है। वो रियलिटी है, उससे आप रन अवे नहीं कर सकते। तो आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि कोई उसको फेक नहीं कर सकता या उसको नहीं कर सकता। हाँ, तो बिजनेस मॉडल क्या था, एक हो गई कि कंपनी कल्चर जो आप चला रहे हो, राइट, वो आप एज अ फाउंडर कैसे सेट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ऑनेस्ट हो, आप अपना फाइनेंस कैसे देख रहे हो, आप अपना बिहेवियर कैसे कर रहे हो। उसके बेसिस पे आपके जो नीचे लेवल के लोग हैं, एम्प्लॉयज, वो उसी तरह बिहेव करेंगे। एंड वहाँ पे अगर कोई कर रहा होगा फ्रॉड या कुछ भी होगा, तो वो रिपोर्ट हो जाएगा आपके पास। पर अगर आप ऐसे नहीं कर रहे, तो अन मास अगर चल रहा है, राइट, जहाँ पे लोग को खुली छूट है अपना कुछ भी करने की, ऑडिट नहीं है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, तो वो फिर आउट ऑफ हैंड हो जाती है चीज़। एंड फाउंडर भी उस केस में क्या होता है, वो भी उसी के अंदर या तो घुस जाता है एंड वो करने लगते हैं, या फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है, वो उन्हें समझ नहीं आता करना क्या है। एंड रैंडमली फिर आपको एक न्यूज़ आएगी कि भाई हमें 300 लोग फायर करने पड़ गए, 200 लोग फायर करने पड़ गए, बिकॉज उन्हें रियलाइज बहुत लेट हुआ, बिकॉज दे वर नॉट लुकिंग एट इट करेक्टली। तो एक कल्चरली आपको लाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें ना एक्सपर्ट लाना इज बेटर। आपको अगर नहीं है एक्सपर्टीज, तो आप हायर कर लो एक बंदा जो आपको पता है ये चीज़ मैनेज कर सकता है आपकी कंपनी में, बिजनेस, फाइनेंस, कुछ भी आप बोलो, जो ये चीज़ को देख सकता है। तो वो एक करना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग। आपको लगता है कि अभी इंडिया में और ऐसे फ्रॉड और घपले निकलना बाकी है? हो सकते हैं, देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि होते, यूएस में भी आज तक होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, FTX का निकला है। FTX इतने सारे हुए हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो वर्ल्ड ओवर एक इशू है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप करेक्ट फाउंडर में डालते हो जिसका मॉरल माइंडसेट ठीक है, वहाँ पे इसके चांसेस होने कम है। तो मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि इस मार्केट में जब फंडिंग टाइट है, सब कुछ है, जितने निकलने हैं ना निकल जाने चाहिए, हाँ, एक क्लीन अप हो जाता है, वो तो है ही, राइट, क्योंकि इसके बाद जैसा लैंडस्केप शेप हो रहा है, इंडिया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुकी है, बिल्कुल। राइट। थोड़े से अब अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे वो एक इलेक्शन का प्रेशर हो या इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न करने का वेट हो, बट उसके बाद ये मार्केट है। बिल्कुल। जो एक चीज़ मेरे दिमाग में इस चीज़ को ख़राब कर सकती है, वो इन्वेस्टर्स का ओपिनियन कि यहाँ पे लोग ऑनेस्ट नहीं है। दैट इज़ माय फियर है वो, राइट। मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो इतना बड़ा फैक्टर होगा, बिकॉज अगर आप देखो, जैसे आपने कहा 2014 से 2020 में कोई इतने सारे स्टार्टअप ऐसे फ्रॉड निकले नहीं, राइट। बट इस साइकिल में जैसे फंडिंग विंटर में थोड़े से निकल रहे, तो जो थे वो निकल गए। तो अब जो नेक्स्ट साइकिल में उसके चांसेस होने थोड़े कम है, मे बी, आई डोंट। मुझे लगता है साहिल की जब लिक्विडिटी होती है सिस्टम में, तब नहीं निकलता फ्रॉड, राइट। 14 से 20 के बीच में तो लिक्विडिटी बहुत थी, 21-22 तक लिक्विडिटी थी, 22 में साइकिल टर्न हुई है। जब आप निकालना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मतलब कचरा यहाँ पे था, राइट। सो आई थिंक वो मेरा फेयर है, बट एट द सेम टाइम मुझको लगता है कि
जो आज हो रहा है होने दो। एक नेचुरल करेक्शन, एक नेचुरल क्लीन अप माइट जस्ट बी गुड हाँ। फॉर द सिस्टम, राइट? साहिल, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हुई डायनो के बाद? नहीं, हम तो 2019 से कर रहे हैं इन्वेस्ट, पर तब हम छोटा मतलब 2-4 स्टार्टअप एक साल में कभी करते थे, ज़्यादा नहीं किया। पोस्ट कोविड हम लोग का प्रॉपर थोड़ा फॉर्मल तरीके से हमने एक सिंडिकेट बनाया और अब हम लार्जर चेक साइज वगैरह करते हैं इनटू स्टार्टअप। सो लास्ट 2 साल में इंक्रीज हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इन्वेस्टिंग। आज के टाइम पे अगर कोई यंग फाउंडर हमें टियर 2 टियर 3 इंडिया से देख रहा है, सोच रहा है कि अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उसको कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कैसे उठाते हैं, उसको बस पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझको ऐसे सॉल्व करनी आती है, आप उसको इस जंक्चर पे क्या सलाह दोगे? मैं ये बोलूँगा कि अगर बहुत ही पैशन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो अगले 6-8 महीने कुछ तरीके से एक टीम बना के एक MVP प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, एक छोटा बेसिक वर्किंग मॉडल एटलीस्ट तैयार कर लें, रेडी कर लें। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली स्किन इन द गेम के लिए अपना पैसा डालना पड़ेगा और वो मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाते ना फर्स्ट स्किन इन द गेम, चाहे वो 10 लाख ही हो, 15 लाख हो, जो भी अमाउंट है, आप वो अपना खुद का लगा के उसमें चलाते हो 6-8 महीने, उसके बाद आपकी साइकिल, अगर जैसे आप कह रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फंडिंग साइकिल चेंज होती है, तो एक बहुत करेक्ट अच्छा टाइम मिलेगा आपको जहाँ पे आप अच्छा राउंड रेस कर पाओगे। तो अभी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर एटलीस्ट अगले 6-8 महीने थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। पर वो फाइट करके अगर आप रेडी हो फॉर द नेक्स्ट साइकिल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 2013-14 में हमने देखा जो कंपनी रेडी थी उस साइकिल के लिए, उनको इमीडिएट फंडिंग मिली है और वो स्केल कर पाए। तो अगले 6-8 महीने 10 महीने में अगर आप कुछ रेडी करके कर सकते हो स्टार्ट, मे बी आप थोड़ा छोटा 50 लाख रुपए अगर कहीं से उठा भी सकते हो तो वो भी अच्छा है। पर नेक्स्ट साइकिल के लिए जहाँ पे आपको बड़ा राउंड कोई अगर सीरीज है या कुछ रेस करना है, उसके लिए अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। और अगर कोई किसी ने कभी कोई राउंड ही रिलीज नहीं किया, राइट, तो फिर तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रोडक्ट जर्नी अपनी, तो फिर तो उसमें कूदना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा कुछ जिससे 6 महीने बाद रेडी हो कुछ पैसे रेज करने के लिए। बिकॉज आज की डेट में खाली आइडिया पे कोई पैसे नहीं देगा। आज फनी चीज़ है ना, 1 साल पहले आइडिया पे भी इतने पैसे जा रहे थे। ये तो होता ही है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। इसके थ्रू जो निकलेगी स्टार्टअप वो बेटर निकलेगी वर्सेस जिनको आइडिया पे पैसे मिल गए। बिकॉज उनको आइडिया पे पैसे मिल गए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाना है। अभी क्या आप एक्सपेरिमेंट करके 2-4 चीज़ें आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ चल सकती है और फिर उसे स्केल करोगे। पैसे मिलने के बाद क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे निकल ही जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या आपने बनाया नहीं बनाया, और फिर नेक्स्ट राउंड रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। सही बात है। साहिल, मेरी लास्ट लेग में आ रहे हैं हम इस कॉन्वर्सेशन के। मैं बात करूँगा यूनिकॉर्न्स की। आप खुद अब एक यूनिकॉर्न का पार्ट हो, एंड इस साल इंडिया ने एक भी यूनिकॉर्न नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि हमें ये एक्चुअल माइंडसेट से हटना पड़ेगा, जो हम सेलिब्रेट करने लगे थे कि इतने यूनिकॉर्न, एंड वो माइंडसेट टर्न करके प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करना पड़ेगा? तो वुड लव टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या होगा। आई थिंक मेरे को दिख रहा है वो होते हुए कि जो लोग हैं वो भी इंटेलिजेंट हो गए हैं, चाहे वो इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, हायर अप एग्जेक्ट्स हो, सबको रियलाइज हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। क्योंकि अब क्या है, सबको अगर रिटर्न्स देना है, सबको पब्लिक मार्केट्स में आना है, और पब्लिक मार्केट्स जो हमें पता है आर वेरी पनिशिंग, राइट? तो अगर आप वो नहीं है आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस पे, अल्टीमेटली इट विल हर्ट यू, वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो आई थिंक धीरे धीरे वो माइंडसेट आ जाएगा कि अगर यूनिकॉर्न अच्छा माइलस्टोन है, करना चाहिए सेलिब्रेट। आई वुड से कि इट इज अ बिग माइलस्टोन, करना भी चाहिए, पर उतना ही फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पे आ जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ। मतलब अब ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आप तो उस साइकिल में भी थे जब कैपिटल अबंडेंट था। बिल्कुल। आपको कभी लगा, प्रेशर आया इन्वेस्टर से कि यार ये सब प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ो, ग्रो करो? ऐसा कभी लगा क्या? हमारे साथ नहीं हुआ, मैंने वही कहा कि क्योंकि टाइम्स में थे हम, वो वैसे ही ऑलरेडी फ्रूगल कल्चर में था, तो वहाँ लिमिटेड मनी से ही प्ले करना पड़ता था, तो हमारे साथ नहीं हुआ। बट अराउंड अस हमने बहुत देखा जहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बर्न ऑफ मनी हुआ है, और वो लोग को अब रियलाइज हो गया। हमें अब जैसा हाइंडसाइट में देखते हैं, सबको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, डिफरेंटली कर सकते थे। तो अब क्लियरली पता है कि थ्रोइंग मनी एट ऑल प्रॉब्लम्स इज नॉट द सोल्यूशन, और भी सोल्यूशन है। तो उसमें ये भी हमने नोटिस किया कि जब आप किसी को कंस्ट्रक्ट कर देते हो कि भाई यही है, इतने में ही करना पड़ेगा, तो ह्यूमन बींग्स आर गुड इनफ टू फिगर आउट वेज टू सी कि कैसे इसको चलाना है।
अगर आप वो लीवे दे देते हो, अगर इन्वेस्टर लीवे दे देता है, चल कोई नहीं 10 मिलियन और दे देंगे, तो देन वो ईजी हो जाता है। बट जब वो कंस्ट्रक्ट कर देता है कि नहीं इतने में ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टीम फिगर आउट कर लेते हैं कि कहाँ कैसे स्पेंड करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपके पास 3 लोग खड़े हैं, ठीक है? आपको तीनों को एडवाइस देनी है। पहला इज़ अ एंजल इन्वेस्टर जिसने 5 से कम इन्वेस्टमेंट करे आज तक। उसको आप इस एनवायरनमेंट में क्या एडवाइस दोगे आप? उसको मैं कहूँगा कि आपको किसी के साथ मिलके कोई ग्रुप, चाहे वो कोई सिंडिकेट हो जहाँ पे कोई एक अच्छा आदमी जिसने देखा हुआ है पूरा स्टार्टअप वर्ल्ड पिछले 8-10 साल में, वो एडवाइस कर रहा है, वो इवैल्यूएट कर रहा है, तो आप करो। अपने माइंड से आपको लगता है कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम है अच्छी, इसमें कर देना चाहिए इन्वेस्ट, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। इट शुड बी डन विद गाइडेंस, बिकॉज आज की डेट में बहुत लोग आते हैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, पर वो डिटेल्स में लेवल 2 डिटेल्स में नहीं जा पाते, तो वो फिर एक एक आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो आपको लगता है अपनी अच्छी स्पेस में क्या है, पर मे बी नॉट द राइट टीम। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में यू विल एंड अप लूजिंग मनी। बेटर है कि किसी के साथ जिसने देखी हुई है स्टार्टअप जर्नी उसके साथ आप करो, या जिसने एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी देखी है उसके साथ जुड़ के करना चाहिए, बिकॉज अमाउंट भी आपका उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। नहीं, एकदम फेयर है। दूसरा पर्सन इज़ अ अर्ली स्टेज वीसी हु इज़ जिसको डर लग रहा है इस पॉइंट पे कि यार अभी तो कंपनी अच्छी है, फाउंडर भी अच्छे लग रहे हैं, बट अगर इसके पैसे ख़त्म हो गए तो पता नहीं मार्केट इसको देगी कि नहीं। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं आज। इसलिए अगर अर्ली स्टेज पे फंडिंग डाउन है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, राइट? बीइंग एन इन्वेस्टर मैं ये बोल सकता हूँ। उस वीसी को आप क्या बोलोगे? एक्चुअली मैं उस पोजीशन में हूँ नहीं, तो मैं उसको इतनी अच्छी एडवाइस तो नहीं दे पाऊंगा, पर ये बोलूँगा कि अगर टीम को, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर वो किसी तरह फिगर आउट कर सकते हैं कि अगले 10-12 महीने वो सर्वाइव कर लें, राइट, तो एक अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ द टनल विच वो कर सकते हैं। तो अगर उनके 10 स्टार्टअप है और उन्हें लगता है 5 के चांसेस अच्छे हैं और उन्हें कैपिटल एफिशिएंसी करनी है विद सम लिमिटेड मनी, तो वो 5-6 पे बेट लगा सकते हैं कि वो 12 महीने बाद शायद एक बड़ा राउंड रेस कर पाए। तो वो थोड़ा उन्हें चॉइस आज करना पड़ेगा कि कौन से में प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स डाउन द लाइन। राइट। आपने बताया कि एकदम फाउंडर जो स्क्रैच से शुरू कर रहा है उसके लिए आपने एडवाइस दे दी। किसी मिडिल एज या फिर मिडिल स्टेज फाउंडर के लिए जिसने मे बी सीरीज ए रेज कर लिया है, उसको आप बी रेज करना है, वो सबसे मुश्किल पोजीशन में है। ऑफ कोर्स आई थिंक सीरीज सी और डी वाले और भी मुश्किल पोजीशन में है, बट बी वाले की भी अभी लाइफ आसान नहीं है। तो आप उस सिचुएशन में रह चुके हो, राइट? उन साइकिल से आप निकल चुके हो। उस तीसरे बंदे के लिए क्या एडवाइस? मेन सबसे इम्पोर्टेंट इज गेटिंग द प्रोडक्ट राइट, बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारी सीरीज है कंपनी जिन्होंने रेस कर लिया अच्छे राउंड, पर उन्हें अभी भी नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट प्रोडक्ट कब क्या डिलीवर करेगा, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कैसे धंधा स्केल होगा। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। तो मतलब अभी क्या होता है, 2017 से 20 में क्या था, फाउंडर हर साल पैसे रेस कर रहा था। तो अगर 2-3 फाउंडर है तो एक फाउंडर तो लगा हुआ है पैसे रेस करने में, तो पूरा टाइम उसी में जा रहा है। अभी वो तो हो ही नहीं रहा है। तो मेरा पॉइंट है कि अभी जो बिल्ड कर रहे हो वो फंडिंग के पर्सपेक्टिव से मत बिल्ड करो। एक्चुअल जो लगता है कि धंधा चलेगा, जिससे ग्रोथ आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उस पर फोकस करके एक्चुअली 1 साल बनाना चाहिए। ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि उतना रनवे है पैसे का, तो 12 महीने बाद देन द फ्रूट्स ऑफ दैट वुड बी मे बी अ बिगर इन्वेस्टमेंट। तो अभी पूरा फोकस धंधे पे होना चाहिए, नॉट ऑन फिगरिंग आउट कि मैं फंड रेस कर लूँ, कैसे कर लूँ। फ्रूगल वाले माइंडसेट से अगर आप 12 महीने चला लो और प्रोडक्ट बना लो जैसा आप चाहते हो, जो आप फिगर आउट कर लो ऑन ग्राउंड स्टडी करके, लोगों से बात करके, कंज्यूमर से बात करके, अपने पार्टनर से बात करके कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, दिस इज द टाइम टू बिल्ड इज व्हाट आई वुड से। राइट। ये लगता है ना कि यार हमेशा से यही माइंडसेट होना चाहिए था। हम तो उल्टा सोचने लगे थे कि बिल्कुल। पहले पैसे उठाएंगे फिर बिजनेस बनाएंगे। एग्जैक्ट। पर अगर आपने बिजनेस ही नहीं बनाया जो लास्ट में आपको प्रॉफिट छोड़ जाए, तो पैसा उठा के क्या करोगे? एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन तो हम भूल ही गए थे। बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली पैसे रेस करने में लगे। वो एक तरीके का स्पोर्ट बन गया था। आई थिंक इस मार्केट ने उस स्पोर्ट को ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल से तो अच्छा है। मतलब ये जो आपने ये मिडिल वाले फाउंडर्स की बात की, उनको टाइम मिल रहा है 6-8 महीने का एक्चुअल बिजनेस बनाने का, और जो वो कर लेगा वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बाकी निकल लेंगे। मेरा फाइनल क्वेश्चन है साहिल आपके लिए। 10 साल बाद इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज से कहाँ पे होगा? पता नहीं, मतलब आई थिंक बहुत कुछ हो जाएगा तब तक। तो मतलब हम अभी एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की,
वर्चुअल रियलिटी, मेटा पे काम चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक वो बहुत ही अलग दुनिया होने वाली है जो हमने इमेजिन नहीं की है, जो मे बी 2000 में किसी ने मोबाइल ऐप और ऐप स्टोर वगैरह इमेजिन नहीं किया था। तो आई थिंक 2010 मतलब 10 साल बाद आज से तो मतलब एक बहुत अलग दुनिया होगी जहाँ पे बहुत न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुकी होंगी हर फील्ड में, चाहे वो ऑटो में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, या आपके एंटरप्राइज साइड पे एआई है, या फिर आपका कंज्यूमर साइड पे ड्रोन्स डिलीवरी कर रहा है। आई डोंट नो, मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एंड उस टाइप के बिजनेसेस में आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों को टू रीप द बेनिफिट्स 10 years later। तो मतलब दैट इज हाउ आई एम इमेजिनिंग कि इंडिया में वो सब कुछ हो रहा होगा जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमने एक स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी में देखा है वो हो जाएगा 10 साल बाद। Invest in the future. For the future, invest today. हाँ, Sahil, thank you for your time. थैंक यू। We look forward to having you again. यस, थैंक यू। Hi, this is Raj Nehal Juneja. Thank you for watching. And for more such insightful discussions, like, share, and subscribe.